हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी डिक्रिप्टेड। चल रहा है हमारा सीरीज बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8 पे, जो कि है रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ऐसा स्टूडेंट्स मानते हैं। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स मानते हैं, मैं नहीं मानता, बिकॉज इसको बड़े ही कोर लेवल पे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझने वाले हैं। और शायद आप इसके बाद रामचंद्रन प्लॉट को कभी ना भूलो, या फिर आपको जो डर लगता था इस टॉपिक से वो आपको और कभी ना लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रामचंद्रन प्लॉट की। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एटलीस्ट अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स वगैरह के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन में लिंक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे वीडियोस वहां पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपडेट हो जाते हैं, तो आप प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए। सीरीज में सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये XYZ एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। वेल, सारे ही एग्जाम्स, जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं, बी इट CSIR नेट और गेट और IIT जैम और एनी अदर एग्जाम, ये जो फंडामेंटल्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो डिटेल में, यू कैन अप्लाई दीज इन ऑल द एग्जाम्स एंड आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे अगर आप सही से इन लेक्चर्स को फॉलो करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। डेफिनेटली यू कैन। खैर, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, रामचंद्रन प्लॉट। वेल, पिछले लेक्चर में मैंने एक पॉइंट पे, एक एक क्लिफ हैंगर पे आपको छोड़ा था, जो कि था पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर, राइट। और पेप्टाइड बॉन्ड के भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो तो आपको पता है, वो बड़ा ही सिंपल है। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है, फिर से मैं रिवाइज करा दूं, पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसके फॉर्मेशन में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। मतलब एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड 1, उसके पास उसका जो COOH ग्रुप होता है, प्लस एक अमीनो एसिड 2 होता है। वैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, बट हाँ, हम यहाँ पे इसी केस को देख रहे हैं। यहाँ पे उसका NH2 ग्रुप होता है, और इसमें से क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है। वाटर कैसे निकलता है, यहां से OH, यहां से H, एज अ रिजल्ट रिमूवल ऑफ वाटर या फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। एंड यहां पे जो बॉन्ड बनता है ये है आपका CONH, यानी इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही है हमारा प्यारा सा पेप्टाइड बॉन्ड। अब आगे की बात है, आगे की बात है। पेप्टाइड बॉन्ड को हमने पिछले क्लास में ही देखा था, पिछले ही क्लास में देखा था कि यहां पे C डबल बॉन्ड O NH, और यहां पे अमाइनो, यहां पे जो है, यहां पे ऑब्वियसली आपका अल्फा कार्बन होगा, इसके लिए भी यहां पे इसका अल्फा कार्बन होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें कार्बोनिल के बारे में थोड़ा सा, अगर आप जानते होंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऑब्वियसली कार्बन यहां पे जो है, अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप देखें तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने केमिस्ट्री फंडामेंटल्स में बताया था आपको कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर का मतलब क्या, मान लीजिए इस तरीके से कोई शीट है, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ऐसा कोई शीट है, इस तरीके से, ये एक प्लेन है जो आपको दिख रहा है, ये एक शीट की तरह है, ये एक प्लेन की तरह, दिस इज अ प्लेन। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर। इस तरीके से एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेन में है, एक शीट ऑफ पेपर को भी आप एक प्लेन की तरह इमेजिन कर सकते हो। तो ये है आपका प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, ये जो ग्रुप है CO ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमें पता है कि प्लेनर है। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग देखना चाहें हम, तो क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और वहीं पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दोनों के पास, जिसके वजह से इनके बीच में क्या हो रही है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखें
एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और बाकी सारे जो सिंगल बॉन्ड्स है वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स है। अब सिग्मा बॉन्ड्स में, सिग्मा बॉन्ड्स के अक्रॉस क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इस तरीके से एक पेंसिल जैसा मैंने पकड़ के रखा है, यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल इस तरीके से। यहां पे पाई बॉन्ड आने की वजह से मान लीजिए इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो है रोटेशन पॉसिबल था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बताया था ना मैंने। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब अगर डबल बॉन्ड आ गया तब भी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तब भी रोटेशन इसके अराउंड हो नहीं पाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा रोटेशन। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस एल्कीन्स वगैरह में भी होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या होता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो है ये आपका पाई बॉन्ड है, इस तरीके से पाई बॉन्ड बना लेता है, और इसके वजह से इसमें प्लेनैरिटी आती है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड यहां पे डीलोकलाइज हो सकता है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है, मतलब अपने जगह से वो मूव कर सकता है, अपने जगह से मूव कर सकता है और रेजोनेंस कर सकता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। यहां पे क्या होता है, इस तरीके से रेजोनेंस होता है। ये जो लोन पेयर है ये इधर आता है एक पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का है, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसके पास आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये गायब हो जाता है, और यहां पे इस तरीके से इसके लोन पेयर्स आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने ही वाला था, लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। एज अ रिजल्ट जो रेजोनेंस होता है, ध्यान से देखिए, यहां पे डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि प्लेनर है, प्लेनैरिटी नहीं होती, ऐसे ऊपर नीचे होता या फिर sp3 टाइप का स्ट्रक्चर होता तो कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्लेनर है ये कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए जो है ये यहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। साइमल्टेनियसली ये जैसे ही इधर आता है और ये इधर चला जाता है, तभी के तभी क्या होता है, ये वाला बॉन्ड भी इसमें, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड आ जाता है सी और एन के बीच में। तो ये सी अल्फा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सी अल्फा, और यहां पे अगर हम देखें इस तरीके से CO माइनस आ जाता है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना ही लोन पेयर दिया, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है, इस तरीके से एक प्लस चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, अगर हम इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें, ये हैं दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आपने अभी तक रेजोनेंस के केसेस देखे हैं, राइट। तो ये है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इनके लिए आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आपको बेसिक स्केलेटन वही का वही रखना है, मतलब ये CO, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड नहीं बनाना, सिंगल बॉन्ड का स्केलेटन बनाना है। ऐसे करके N, यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे H, ऐसा आप बना लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कभी यहाँ पे था, कभी इसके ऊपर ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, वापस ये ऐसे आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ये चीज पॉसिबल है। इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक ऐसे मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, ये आपको शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, मैंने बताया था, यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये तो है हाइपोथेटिकल फॉर्म्स जो हम सजेस्ट करते हैं। तो क्या है, इस तरीके से यहां पे इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरी डबल बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होगा, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। वहीं कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि एज द बॉन्ड नंबर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज होते हैं। ऑब्वियसली कार्बन अल्फा जो है ये भी किसी से कनेक्टेड होगा, ये भी किसी से कनेक्टेड होगा, लेकिन ठीक है, हम सिर्फ अभी इतने से पार्ट को देख रहे थे, हम पेप्टाइड बॉन्ड को स्टडी कर रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड को हम स्टडी कर रहे थे अभी तक। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस कार्बोनिल ग्रुप के प्लेनर स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके से ये प्लेनर होता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पूरे के पूरे प्लेन में है, ये प्लेन से ऊपर नीचे ये है, इस तरीके से ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इसका ओवरऑल
स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। और अगर आप अब ध्यान से देखें तो ये पूरा चीज कहीं ना कहीं प्लेनर बन गया, इस पूरे चीज में प्लेनैरिटी आ गई, प्लेनर बन गया, एक प्लेन में आ गया ये। अब इसी की वजह से बड़े अनोखे प्रॉपर्टीज आते हैं। खैर फिलहाल हम ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं हर एक स्टेप का। अभी जो चीज मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया, इसी चीज का हम ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। इनिशियली क्या है, एक प्लेन पे है, इनको प्लेन पे रखा गया है, यहाँ सी है, ओ है, सी अल्फा है, यहाँ एन है, एच है, फिर यहाँ सी अल्फा है। ठीक है, सी अल्फा यहाँ पे क्योंकि इस बॉन्ड के ऑपोजिट में है तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं। खैर यहां आपको पता है कि इस सी के पास ऐसे करके पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना है, अभी मैंने दिखाया था। वहीं इस नाइट्रोजन के पास भी एक, यहां पे अगर हम नाइट्रोजन को भी देखें, नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पेयर था, और इस केस में अगर हम देखें इसके पास भी पी ऑर्बिटल है। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे तो पाई बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, यहाँ पे इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये है, ये है, ये है, ये इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड एक्चुअली टूट के इधर जा सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है। तो स्टेप वन में हमने देखा कि भाई ये होगा, इस तरीके से है, ये है। अगर हम एक्चुअली स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहें तो ये पहला वाला केस है, पहला वाला केस है, राइट, ये केस नंबर 1। यहां पे भी आपको जो दिख रहा है वो है केस नंबर 1, ये जो है इसका ऑर्बिटल पिक्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले डायग्राम में देखिए, अगले डायग्राम में क्या हो गया, यहां पे जो लोन पेयर था ये इधर आया और ये जो है इधर मूव कर गया। एज ए रिजल्ट जो बना यहां पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये टूट के इधर आ गया, मैंने अभी बोला था कि ये जो है ये अब टूट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर अब ऐसा बन जाएगा और इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल वही का वही हुआ, बिल्कुल वही का वही हुआ। इस कार्बन के ऊपर और इस नाइट्रोजन के ऊपर इनके बीच में क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन पे एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लिया तो इसीलिए जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज आया। तो ओवरऑल ये है नंबर 2 वाले स्ट्रक्चर का, ये है स्ट्रक्चर नंबर 2 का ऑर्बिटल पिक्चर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 3D में, 3 डायमेंशन में हम इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये डायग्राम्स एक झलक में आपको पूरा आइडिया दे देंगे। नेक्स्ट अगर एक्चुअली इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें जो कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसी रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करें, इसमें आप ध्यान से देखिए, इस पूरे रीजन में तीनों एटम्स के बीच में यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस तरीके से डॉटेड बॉन्ड के फॉर्म में, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में इसे शो करते हैं। और एज ए रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि अब ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, इसमें जो है क्या आ गया, इसमें आ गया है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पूरी तरीके से डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन इस पे आ गया है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है जो कि है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये बॉन्ड जो है ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, ये आसानी से रोटेट नहीं करेगा, वैसे रोटेट कर सकता है लेकिन जो रोटेशन के लिए जो बैरियर है, जो एनर्जी बैरियर है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम बात करें इस पेप्टाइड बॉन्ड की, इस CONH बॉन्ड की, इसे आप पूरा बना सकते हैं। यहां पे अगर मैं CONH बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, CONH बॉन्ड की, तो ये जो CONH बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें अप्रोक्सीमेटली यही रेजोनेंस की वजह से, इसी रेजोनेंस की वजह से, ऑब्वियसली यहां पे फिनोमेनन था रेजोनेंस, और इसी रेजोनेंस की वजह से यहां पे आ जाता है लगभग 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लगभग 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूरा पूरी डबल बॉन्ड नहीं है, ये है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। लेकिन इसके वजह से रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा,
और इसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये घूम नहीं पाएगा। जो इसके आसपास में ये जो सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है, रोटेशन इनके अक्रॉस होगा, रोटेशन इनके अक्रॉस होगा, इस तरीके से रोटेशन इनके अक्रॉस होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही जो है यहां सिंगल बॉन्ड्स है और यहीं से रोटेशन होगा, और यही जब पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होगा, इसी रोटेशन में कुछ रोटेशंस अलाउड होंगे, कुछ उतने अलाउड नहीं होंगे, और इसके वजह से ओवरऑल प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वगैरह अराइज होते हैं। ये कोर रीजन है, ये कोर रीजन है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है इसको समझना। अब हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर, मतलब कुछ मेजरमेंट्स, कुछ डेटा जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह से पता किया गया है, बॉन्ड लेंथ वगैरह। तो चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, अब हम इसे ध्यान से देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है, ऑब्वियसली ये डिग्रीज जो है, ये डिग्री में एंगल मेजर्ड है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका लेंथ का मेजर है वो है आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है एंगस्ट्रॉम यूनिट में। एंगस्ट्रॉम का मतलब आई होप आपको पता होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये सारे जो रेड में मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारे आपके बॉन्ड लेंथ्स हैं। ठीक है, ये सारे बॉन्ड लेंथ्स हैं। जैसे इधर आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ, यहाँ नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन का बॉन्ड लेंथ, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, यहाँ कार्बन कार्बन का, कार्बन अल्फा कार्बन का। ठीक है, ये जो है आपका अल्फा कार्बन है, राइट। ये जो है एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का ये COH ग्रुप था। यहां जो है ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है। यहाँ पे जो है ये इसका अमाइनो ग्रुप था, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अब अगर हम बात करें बॉन्ड पैरामीटर्स की, बॉन्ड एंगल्स की, तो यहां पे अगर हम देखें, ये CC बॉन्ड जो होता है ये 1.51 एंगस्ट्रॉम होता है, ये CO बॉन्ड जो है ये 1.24 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर ये जो NC अल्फा के बीच का बॉन्ड है ये 1.46 एंगस्ट्रॉम का होता है। और अगर हम बात करें यहाँ NH बॉन्ड की, ये 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये क्योंकि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, अब आपको पता है कि ये जो है ये पूरा चीज जो है ये कहीं ना कहीं प्लेनर है, तो प्लेनर है ये स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, या फिर हम इसे अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, ये तो मैंने बताया ही था पिछले क्लास में, तो इस चीज को, इस प्लेन को हम कहते हैं अमाइड प्लेन। क्यों? क्योंकि अमाइड बॉन्ड है इस प्लेन में, ये पूरा का पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, और पूरे चीज को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसके अराउंड और इसके अराउंड रोटेशन फीजिबल है, बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड्स है, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये घूम सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। ये बेचारा रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस सी अल्फा ग्रुप की बात करें और इसे थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, ये सी अल्फा है, ये सी अल्फा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट में है, इस तरीके से, सेम साइड पे नहीं है, इस तरीके से, राइट। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, ट्रांस, इसी चीज को कहेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यस, ये है आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर अगर मैं बात करूं, ज्यादातर पॉलीपेप्टाइड्स की, उसमें ये जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है यही डोमिनेंट होता है, यही डोमिनेंट होता है, यही पाया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस में यही डोमिनेंट होता है, ट्रांसफॉर्म ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन 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 कुछ कुछ अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस की बात करूं, तो एक्सेप्शन के तौर पे एक और पॉसिबिलिटी है। जनरली ट्रांस है, लेकिन कभी कभार जो है सिस पेप्टाइड बॉन्ड भी बन सकता है। जनरली पेप्टाइड बॉन्ड मतलब ही ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, हम इसी को ड्रॉ करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से CO, इस तरीके से CONH, और बाकी जो ये C अल्फा,
सी अल्फा और इससे जुड़े जो ग्रुप्स हैं जैसे आर एच, ठीक है, और ये जो है ये आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे भी आर एच, इस तरीके से क्या होगा, ये सिस पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मली किसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखिए, अभी हम देखेंगे इस चीज का रीजन भी समझेंगे। यहां पे अगर मैं बताऊं सिंपली, इस पूरे चीज का एक वैंडरवाल रेडियस होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये कोलाइड करेंगे। आप देखिए उस ओवरलैप के रीजन को कोलाइड करेंगे। इधर होने से क्या होगा कि ये दूर दूर रहेंगे और एक दूसरे के डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं रहेंगे, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे पक्का एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां सिंपल सा एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ध्यान दीजिए, ये जो हो रहा है ये है स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर आप कह सकते हो स्टेरिक इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसके वजह से ये जो सिस, अगर मैं बात करूं सिस कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये लगभग लगभग इन दोनों के बीच में, ये है हमारा सिस पेप्टाइड बॉन्ड, ये है ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। सिस और ट्रांस में इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। कितना एनर्जी डिफरेंस होता है? लगभग अगर हम कहें ये 8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होता है, 8 किलो जूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस होता है। मतलब ये जो है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ज्यादा स्टेबल है। ट्रांस जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन कभी कभार जहां सिस पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जनरली अगर पेप्टाइड बॉन्ड के जस्ट बाद ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये प्रोलीन का है, अगर ये प्रोलीन का पार्ट है, उस केस में, अगर ये प्रोलीन का है तो उस केस में सिस ज्यादा फेवरेबल होगा। लगभग 10% अगर मैं बात करूं प्रोलीन रेसिड्यूज की, 10% प्रोलीन रेसिड्यूज के लिए यही सिस कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो सिर्फ प्रोलीन अगर हो, वो भी नाइट्रोजन प्रोलीन का हो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व, जो कि एक इमिनो एसिड होता है, तो ही हम ऐसा कहेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जो है ये ट्रांसफॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो दूर दूर रखे गए हैं, वो दूर दूर रखे गए हैं। अदरवाइज सिस पेप्टाइड्स जो हैं वो रेयर होते हैं, काफी रेयर होते हैं। सिर्फ प्रोलीन के केस में ये एक एक्सेप्शन होता है कि वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस फॉर्म से, क्योंकि प्रोलीन के केस में ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे फ्री टाइप का नहीं है, नाइट्रोजन उसके साइड चेन का ही पार्ट है, नाइट्रोजन उसके साइड चेन का ही पार्ट है, अल्फा इमिनो ग्रुप जिसे हम कहते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर पता होगा प्रोलीन का, तो दिक्कत नहीं आएगा समझने में। तो यस, ये है ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये है ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्या है, इसी तरीके से और भी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, और भी पेप्टाइड बॉन्ड्स जुड़े रहेंगे। अगर हम देखें इसे एक छोटे से कार्डबोर्ड की तरह इमेजिन करें, ऐसे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्डबोर्ड के बीच में आपने कुछ कनेक्टर्स लगा दिया है, ये जो अल्फा कार्बन है कनेक्टर्स की तरह है, और इसी तरीके के प्लेनर स्ट्रक्चर्स कार्डबोर्ड्स इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम थोड़ा इस चीज को अगर देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत सारे कार्डबोर्ड्स, मान लीजिए इस तरीके से एक कार्डबोर्ड है, ये एक प्लेन में है, फिर इसके साथ जैसे ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो है फिर इस तरीके से वापस एक ऐसे एक प्लेन जुड़ा हुआ है, इससे फिर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से पूरा का पूरा चलता जा रहा है, ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके जस्ट बाद एक अल्फा कार्बन, यहाँ वापस एक पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो ये जो है, अगर हम बात करें, ये इसका बैकबोन है, पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा इमेजिनरी लाइन से अगर हम इसको पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है पॉलीपेप्टाइड के बैकबोन को, ठीक है। अगर मैं इधर भी बात करूं, यहां भी तो पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन ही बन रहा है, उसका ढांचा बना रहा है वो, ठीक है। यहां पे क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रिजिड, ये तो रिजिड है ना, ये जो आपका पेप्टाइड
ग्रुप है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पेप्टाइड ग्रुप है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये जो प्लेनर पार्ट है, ये रिजिड है, ये रिजिड है, ये पार्ट मूव नहीं करेगा, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी हुई भी तो इस बॉन्ड के अक्रॉस होगा और इस बॉन्ड के अक्रॉस होगा। जिन बॉन्ड्स को ग्रीन से शो किया गया है यही बॉन्ड्स रोटेट कर पाएंगे, ये सी अल्फा और कार्बन वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ये 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से रोटेट हो पाएगा, इस तरीके से रोटेशन हो पाएगा। इधर कोई रोटेशन पॉसिबल होगा ही नहीं, इधर कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी फेयरली यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा रोटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉन्फर्मेशंस ले सकता है, कॉन्फर्मेशंस मतलब अभी तक तो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, ठीक है, हमने सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब जो है हम बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशन, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक दूसरे को ढक दे रहा है या एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो रहा है, किस तरीके से चीजें होंगी। और कॉन्फॉर्मेशंस ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशंस जो है ऐसे बॉन्ड्स की वजह से होती हैं जो कि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। कॉन्फॉर्मेशंस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अराइज होते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अराइज भी होते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल होते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल नहीं होते। हर चीज को गाइड करने वाला फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कुछ एंगल्स के बारे में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ये दो फेसेस हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के फेसेस हैं, दो फेसेस हैं। इन फेसेस को, फेसेस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं हेड्रॉन। हेड्रॉन का मतलब होता है फेस। तो यहां पे क्या होता है, दो ऐसे हेड्रॉन के बीच में अगर आप एक मतलब यहां पे एंगल को मेजर करो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक पेप्टाइड यूनिट है, एक दूसरा पेप्टाइड यूनिट है, दो अमाइड प्लेन्स है, बेसिकली दो अमाइड प्लेन्स के बीच में अगर आप देखना चाहो कि इनमें, इन दोनों फेसेस के बीच में क्या एंगल्स पॉसिबल हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अलग अलग नाम से। इसे ही हम कहते हैं, हेड्रॉन से ही आता है क्योंकि दो फेसेस हैं, देयरफॉर हम इसे कहते हैं डाइहेड्रल एंगल्स। इसे ही कहते हैं डाइहेड्रल एंगल्स और इसे ही कहते हैं रोटेशनल एंगल्स। या फिर इनके वजह से ही कभी ना कभी स्ट्रेन वगैरह आता है, ठीक है, बैकबोन का कॉन्फॉर्मेशन इनसे डिसाइड होता है। तो इसीलिए इन्हें एक और नाम से जाना जा सकता है, क्वेश्चंस वगैरह में आपको कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं टॉर्शनल एंगल्स या फिर टॉर्जन एंगल्स। तो इन्हीं एंगल्स को डाइहेड्रल एंगल्स, टॉर्शन एंगल्स या फिर हम कह सकते हैं रोटेशनल एंगल्स, इनको कहते हैं हम रोटेशनल एंगल्स। तो देखिए कॉन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आई होप आपने कॉन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो कॉन्फॉर्मेशन किस तरीके का हो सकता है, एक कॉन्फॉर्मेशन उस तरीके हो सकता है इस तरीके से, जहां पे एक कार्बन के पीछे से आप दूसरे कार्बन को देख रहे हो और वहां पे इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से अरेंजमेंट है। इसे कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, बिल्कुल स्टैगर्ड, एक दूसरे के साथ नहीं है, एकदम अलाइनमेंट में नहीं। दूसरा कॉन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से इधर सामने वाला है, पीछे वाला भी बिल्कुल इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा ही स्टेरिक वाला फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, ये जो है रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जनरली अगर हम देखें तो कॉन्फॉर्मेशंस अलग अलग पॉसिबल है, किस तरीके से बॉन्ड घूम रहा है, कौन सा यूनिट किसके कितने पास आ रहा है, उसका साइड चेन, उसका बल्कीनेस, कौन कितना बड़ा है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है। बट ओवरऑल बात यह है कि अगर जैसे एक फेस है, मान लीजिए एक फेस है, यहां पे हम क्या कहेंगे, कितना है, कितना है एंगल, एंगल अगर आप यहां पे देखो टॉर्जन एंगल, ठीक है, स्टैगर्ड देखो तो इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में है 180 डिग्री, इसके बीच में 180 डिग्री एंगल है। वहीं अगर आप वहां पे देख रहे थे, इसमें आप क्या देख रहे थे, इसके जस्ट पीछे है, जस्ट पीछे मतलब इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है। इसे हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब वही सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स जैसा एक दूसरे के पीछे ढक जाना, उसे हम इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। जनरली क्या है, इनके बीच में एक एनर्जी बैरियर होता है,
एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। मतलब स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में अगर हम बात करें तो ज्यादा स्टेबल जो है ऑब्वियसली कौन है, स्टैगर्ड है। वहां पर रिपल्जन उसको फेस नहीं करना पड़ रहा है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाएंगे तो उनके वजह से यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है वो बढ़ता जाएगा, एनर्जी बैरियर बढ़ता जाएगा रोटेशन का, क्योंकि उनका साइज बहुत बल्की होता है, बल्की होता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। इंटरफेरेंस होने लगेगा अगर हम रेसिड्यूज की बात करें। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करें, इधर थोड़ा देखने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसका वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। इस तरीके से इसका वैन डर वाल रेडियस है। अगर इन सबको हम कंपेयर करना चाहें, अगर हम थोड़ा सा इनको देखना चाहें स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस हो रहा है, कुछ एंगल्स में रिलेटिवली फेवरेबल है, कुछ एंगल्स जो है अगर आप यहाँ पे देखें रिलेटिवली फेवरेबल है, कुछ जो है यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे क्या कॉज कर रहे हैं, स्टेरिक क्लैश कॉज कर रहे हैं। अलग अलग केस आपको दिख रहा है, देखिए वही पेप्टाइड बॉन्ड है, उसी को घुमाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस तरीके से इसे घुमाया जा रहा है इस एंगल के अराउंड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसको एक्चुअली घुमाया जा रहा है, इस तरीके से घुमाया जा रहा है, और यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इसे भी रोटेट किया जा रहा है, इसे भी इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है, अलग अलग एंगल्स पे रोटेट किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम से मिनिमम ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हो जिससे कि फेवरेबल कॉन्फॉर्मेशंस आ सके, ठीक है। तो पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस तो बहुत है, पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे मान लीजिए अभी अगर इसको घुमा दिया गया, फर्दर इसको अगर और थोड़ा घुमाया जाए 120 डिग्री, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को इतना पीछे लेके चला जाएगा कि इस पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या होगा, ये जो है स्टेरिक क्लैश नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, मुद्दे की बात आप क्या समझ रहे हैं, कि हर पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो स्टेबल नहीं है, और प्रैक्टिकली सारे कॉन्फॉर्मेशंस, वैसे कॉन्फॉर्मेशंस तो इनफाइनाइट है, पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस आर इनफाइनाइट, ये बात बता दूं आपको। लेकिन हाँ, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैथमेटिकली चीजों को ऐसे ही प्रेडिक्ट कर लेना बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ थियोरेटिकली तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सारी चीजें पॉसिबल होंगी? नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द वैन डर वाल रेडियस। क्या वो एक्चुअली क्लैश कर रहा है? अगर क्लैश कर रहा है तो वो टिकेगा कैसे, नेचर में एग्जिस्ट कैसे करेगा, नॉर्मली रहेगा कैसे? नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जो है थियोरेटिकली पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस आर इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज लेस देन इंफिनिटी, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। फ्यू फेवरेबल कॉन्फॉर्मेशंस, और ये कॉन्फॉर्मेशंस को हम डाइहेड्रल एंगल्स के बेसिस पे बताते हैं, और ये डाइहेड्रल एंगल्स होते क्या हैं यही हम देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं ये डाइहेड्रल एंगल्स। अगर मैं बात करूं इन दोनों फेस के रिस्पेक्ट में, अगर आप देखें ये दोनों फेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये घूम रहे हैं, राइट, ये जो बॉन्ड है ये एक सिंगल बॉन्ड है। अगर आप देखें इस बॉन्ड को, ये है तो एक सिंगल बॉन्ड, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इसके अबाउट पॉसिबल है। सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड है इसके अबाउट भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अब डाइहेड्रल एंगल्स या टॉर्शन एंगल्स हम इसे कहते हैं। कौन कौन से मेन एंगल्स होते हैं इससे हमें देखना है, तो हम एक सिंप्लीफाइड तरीके से इसे बनाएंगे। वैसे यहीं पे आपको दिख रहा है ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं हम साई, इसे कहते हैं फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है साई और ये क्या है फाई, ठीक है। तो अब अगर हम देखें क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं बहुत बार, इस तरीके से आपके पास सी एन बॉन्ड है, यहां पे सी ओ है, यहां पे सी अल्फा है, यहां पे सी अल्फा है, यहां पे एच है, यहां पे ऑब्वियसली इसका आर ग्रुप है, इसका भी आर ग्रुप है। कुछ इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से, ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। अब ये जो बॉन्ड है सी अल्फा और आर ग्रुप के बीच का बॉन्ड, इसे हम कहते हैं ची,
ची या फिर काई भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये है सिंबल इसका। अब हम बात करते हैं मेन बॉन्ड्स की। देखिए यहां पे CO बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, मेनली हम CN बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। इस पूरे लाइन में जितने आ रहे हैं इन लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक हम देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक जितने लोग आए इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितने बॉन्ड्स आए, ऑब्वियसली ये वाला भी वही होगा, ये वाला भी वही ची होगा। अब अगर मैं बात करूं CN बॉन्ड की, तो ये जो CN बॉन्ड है, ऑल्दो यहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है फ्रीली, मगर फिर भी ऑब्वियसली यहां पे एंगल की बात तो कर सकते हैं, ऑल्दो पॉसिबिलिटी यहां पे रोटेशन नहीं होती फ्रीली, लेकिन स्टिल इसके अराउंड अगर कोई बॉन्ड एंगल होगा तो इसे हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। CN बॉन्ड जो हाइड्रोलाइज होता है, जो बॉन्ड, ठीक है, जो एक्चुअल पेप्टाइड बॉन्ड है आपका, उसके अबाउट अगर कोई डायहेड्रल एंगल है तो उसे हम कहते हैं ओमेगा। अब हैं हमारे मेजर वाले। मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक है आपका C अल्फा और C के बीच में, एक बॉन्ड है आपके C अल्फा और C के बीच में, दूसरा वाला है N और C अल्फा के बीच में, N और C अल्फा के बीच में। यहीं पे आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, C और C अल्फा के बीच में जो है उसे हम कहते हैं साई, और अगर मैं बात करूं N और C अल्फा के बीच में, तो यहां पे जो एंगल होता है इसे कहते हैं फाई, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है इसे हम क्या कहेंगे, कलर चेंज कर देता हूं, इस एंगल को कहेंगे साई। और अगर मैं बात करूं इस एंगल की, इस एंगल को हम कहेंगे फाई। मेजर जो डायहेड्रल एंगल्स है जिसके बारे में हम एक्चुअली कंसर्न्ड होंगे वो यही दोनों हैं, दैट इज साई एंड फाई। अब देखिए ये तो है इस तरीके से, ये तो दिया हुआ है, यहां पे एक प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है जहां पे आप चीजों को देख पा रहे हो। ये एक प्रॉपर डायग्राम है, अमाइड प्लेन है, अमाइड प्लेन है, अल्फा कार्बन है, इसके अबाउट यहां से घूम रहा है, यहां से घूम रहा है, ऐसे करके ये पूरा प्लेन घूम सकता है, लेकिन प्लेन के विद इन मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। प्लेन के विद इन मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। अब ये साई है, फाई है, इसको याद करने का एक तरीका बनाते हैं, इसको याद करने का एक बड़ा मस्त सा न्यूमोनिक बनाते हैं। मैं बोलूंगा, देखिए एक काम करते हैं, मैंने बोला आपने साईफाई मूवीज के बारे में सुना है, साईफाई साइंस फिक्शन, राइट। साइंस फिक्शन को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। मैंने बोला साई को एक्चुअली PSI लिखिए पहले तो, और फाई को आप ऐसे PHI लिखिए। ये जो साई है ये है, फाई है वो ये है। अब मैंने बोला एक काम कीजिए, जनरली बचपन में आप कार्टून देखा करते थे कार्टून नेटवर्क पे, तो कार्टून नेटवर्क मैंने बोला साई फाई, उसके नीचे आप लिखिए कार्टून नेटवर्क, साई फाई कार्टून नेटवर्क। फिर मैंने बोला दोनों तरफ C अल्फा लिख दीजिए, इधर भी C अल्फा, इधर भी C अल्फा, और ये वाला एंगल ये बन गया, ये वाला एंगल ये बन गया, एज सिंपल एज दैट। और अगर हम CN की बात करें, अगर हम CN की बात करें तो इसमें तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन हाँ जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं ओमेगा। तो आपको याद हो गया, साई फाई सिंबल बनाया आपने, उसके बाद बोला कार्टून नेटवर्क, और उसके बाद यहाँ पे C अल्फा, और इस तरीके से कौन से किसके किसके बीच में किस बॉन्ड के अबाउट हम ये एंगल्स को डिफाइन करते हैं, ये अब आपको आसानी से पता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। और देखिए जो एंगल होता है इनका, ये -180 से लेके +180 के रेंज तक जाता है। -180 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, फिर क्या है यहां से वो जाएगा इस तरीके से, ये जो है 0 है, 0 से इस तरीके से हो गया +180, और यहां से -180, यानी टोटल पूरा का पूरा एंगल वो कवर कर सकता है इसके अराउंड। जैसे ये पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। इसको दिखाने का तरीका +180 से लेके -180, 0 को इंक्लूड करते हुए।
ये है तरीका दिखाने के लिए साई को, ये है तरीका दिखाने के लिए फाई को। ये दोनों के अपने अपने पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों ही अपना अपना रोटेशन शो कर रहे होंगे, और दोनों ही क्योंकि यहां पे रोटेशन शो कर रहे होंगे तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। साई और फाई एंगल्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इसी डाइहेड्रल एंगल के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशंस डिफाइन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये अब याद रहेगा, ठीक है। अब डाइहेड्रल एंगल्स के बारे में जब हमने बात कर लिया, एक बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। खैर इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे पर रेसिड्यू, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रेसिड्यू ऑब्वियसली यहां पे 2 होंगे, क्योंकि यही 2 बॉन्ड्स हैं पर रेसिड्यू। अगर आप देखें, जैसे ये एक रेसिड्यू है, अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में ही कहते हैं ये एक रेसिड्यू है, तो यहां पे एक साई है और एक फाई है जिसके अबाउट इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है, वहीं पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड जो है यहाँ पे कहीं से भी रोटेशन, फ्री रोटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो रोटेशन जो है ये अलाउ होता है सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड के अलोंग और इस बॉन्ड के अलोंग। इसीलिए पर रेसिड्यू अगर हम बात करें 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो फाई है, ये जो फाई है या साई है, किसी का भी वैल्यू अगर 0 डिग्री है, मान लीजिए फाई का वैल्यू 0 डिग्री है या फिर साई का वैल्यू 0 डिग्री है, किसी का भी, दोनों में से किसी का भी अगर 0 डिग्री वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इस प्रकार का ओरिएंटेशन है जिसमें ये जो अमाइड प्लेन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो अमाइड प्लेन है अगर ये 0 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में ये जो अमाइड प्लेन है ये क्या करेगा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सी है, ठीक है, सी है, सी अल्फा एच आर, ये इस तरीके से दोनों प्रेजेंट है, इस तरीके से इसको ये बाइसेक्ट करता हुआ आएगा। जैसे इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन निकला हुआ है तो इसको ये बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन आएगा, बाइसेक्ट करता हुआ, कट करता हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो रोटेटिंग बॉन्ड है, जिस भी रोटेटिंग बॉन्ड की बात करें, वो बॉन्ड के अलोंग ये इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का ओवरऑल इंटरप्रिटेशन यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये चीज, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है सारे वैल्यूज अलाउड नहीं होंगे। अभी हमने देखा था, ये बात हमने अभी देखा था कि थियोरेटिकली पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस तो इनफाइनाइट है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ही फेवरेबल कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं। क्योंकि होता यह है कि कुछ जो वैल्यूज होते हैं, सम वैल्यूज ऑफ साई एंड फाई, some values of psi and phi are not allowed. And why not allowed? क्यों allowed नहीं है भाई? Because of steric hindrance या फिर steric interference. ये बहुत जरूरी है। स्टेरिक इंटरफेरेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस, वैन डर वाल रेडियाई एकदम कोलाइड कर जा रहा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। ऐसे केसेस में जो है यहाँ पे कुछ जो है अलाउड नहीं होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले केस में देखें, ये वाला पहला जो केस है, पहले वाले केस में क्यों फेवरेबल नहीं होगा? यहाँ पे फाई जो है ये 0 डिग्री है और साई जो है 180 डिग्री है। फाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से क्या है, ये 0 डिग्री है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। और 180 डिग्री होने के वजह से क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन का वैन डर वाल रेडियाई यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम इस तरीके से आ जा रहा है। और इस तरीके से अगर इतना क्लैश करेगा, वैन डर वाल रेडियस के लिए आपने देखा था, वैन डर वाल इंटरेक्शन के लिए आपने ग्राफ देखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है, ये फिर ऑल रिपल्सिव हो जाएगा और ये फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं रहेगा, ये फेवरेबल ओवरलैप नहीं रहेगा। सिमिलरली ये भी कहीं ना कहीं फेवरेबल ओवरलैप नहीं रहेगा। कुछ ही कुछ जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी फेवरेबल नहीं रहेगा। कुछ ऐसे एंगल्स होंगे, जैसे यहाँ -60, यहाँ +180, ऐसे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिसके लिए ये अलाउड होगा। अब यहीं पे
यहीं पे नाम आता है एक भारतीय साइंटिस्ट का, एक भारतीय साइंटिस्ट का जो कि मद्रास में काम कर रहे थे, ठीक है, और उनका नाम था जीएन रामचंद्रन, ठीक है, जीएन रामचंद्रन। एंड उनके साथ और भी कोवर्कर्स थे, तो वो काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बता दूं, यहां पे रोल आता है जीएन रामचंद्रन का। और ये जो जीएन रामचंद्रन है, इन्होंने क्या किया, मतलब ऑब्वियसली रामचंद्रन एट एल आप कहोगे, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि 5 वर्सेस साइको प्लॉट करते हैं, 5 वर्सेस साइको प्लॉट करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने क्या दिखाया, अलाउड वैल्यूज, मतलब इनके साई और फाई के जो अलाउड वैल्यूज हैं, इनके अलाउड वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलाउड वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन ये किस प्रकार है, इसको दिखाने के लिए रामचंद्रन ने ये प्लॉट दिया, जिसे हम आज रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रोटीन में, किसी भी प्रोटीन में, किसी भी पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, ऐसा मान लीजिए पॉली एलेनिन ले लिया गया, बहुत सारे एलेनिन का मिलकर एक पॉलीमर बना हुआ है, उसके लिए देखा गया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बेसिकली प्रोटीन या फिर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स में इस चीज को देखा। एक टिपिकल रामचंद्रन प्लॉट का डायग्राम हम अभी देखेंगे, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट दिखता कैसा है ये हम अभी देखने वाले होंगे। बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि जो अलाउड वैल्यूज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिखाया, किसके किसके रिस्पेक्ट में, 5 वर्सेस साई के प्लॉट में। और आप जानते हैं कि हम हमेशा चीजों को y वर्सेस x लिखते हैं, तो यहां पे y एक्सिस पे कौन जाएगा, y एक्सिस पे इट्स वेरी ऑब्वियस फाई जाएगा, x एक्सिस पे कौन जाएगा, साई जाएगा, और इनके बीच में होगा ये प्लॉट। एंड ऑब्वियसली जो रेंज है, दोनों के केस में जो रेंज है वो हमें पता है, इट इज फ्रॉम -180 डिग्री टू +180 डिग्री। इसके केस में भी ये है -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री। बीच में ऑब्वियसली 0 आएगा, बीच में यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे जो है +90 आएगा, यहाँ पे -90 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ +90 डिग्री आएगा। इस तरीके से डिग्रीज में हम इसको मेजर करा सकते हैं, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में इसे बांट सकते हैं, और फिर यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉसिबल है, वो कॉम्बिनेशन को उस चीज को ऐसे ऐसे करके आप डॉट 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 के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। इस तरीके से ये सारे वैल्यूज को कहीं ना कहीं प्लॉट किया गया, इन सारे वैल्यूज को इस तरीके से प्लॉट करते गए, कुछ जो एंगल्स अलाउड है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ ना कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वगैरह का प्रेडिक्शन किया गया। इस तरीके से प्लॉटिंग होता गया, प्लॉटिंग करते गए, और ये स्पेसिफिक वैल्यूज को देखा गया अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के लिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चरल हायरार्की के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, बट यहां पे ओवरऑल आप समझिए कि कुछ अलाउड वैल्यूज को, यहां पे अलाउड वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, ठीक है, मतलब कौन से फेवरेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, कौन से फेवरेबल वैल्यूज हैं, ये सब कुछ इन्होंने यहां पे डिनोट किया इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स तो बहुत थोड़े से हैं, ये तो बहुत थोड़े से डॉट्स हैं, बाकी जो खाली जगह है वो क्या है, बाकी जो खाली जगह है वो थियोरेटिकली क्या है वो तो आप दिखा सकते हो, चलिए हाँ ये एंगल्स होंगे, लेकिन ये फेवरेबल नहीं होंगे, इनमें जो है स्टेरिक क्लैशेस होंगे, जो कि आपने देखा है 3 केसेस यहाँ पे स्टेरिक क्लैश के ही थे, एक था जो फेवरेबल बन रहा था। तो यही चीज आपको यहाँ ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि ज्यादातर वैल्यूज जो हैं वो स्टेरिकली फॉरबिडन है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टेरिकली मतलब स्पेस में, स्पेशियल वे में अगर आप देखोगे यहाँ पे, मतलब स्टेरिक फैक्टर की वजह से फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब जो चीज अलाउड ना हो, डिसअलाउड कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी ये खाली जगह है इसे हम कहेंगे स्टेरिकली फॉरबिडन कॉम्बिनेशन ऑफ साई एंड फाई। सब कुछ स्टेरिकली फॉरबिडन, जो बाकी पार्ट है ये पूरा का पूरा जो है
ये पूरा का पूरा ये जो सारे रीजन्स हैं खाली खाली पड़े हुए हैं, ये स्टेरिकली फॉरबिडन है। और अगर मैं बात करूं ये जो ऑक्यूपाइड छोटे छोटे डॉट 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 के फॉर्म में आप देख रहे हो, ये सारे जो हैं, ये सारे रीजन्स जो हैं अगर आप देखें ये स्टेरिकली अलाउड है, ये स्टेरिकली अलाउड है, अलाउड रीजन्स है, इसीलिए उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ में। तो इसे हम कहेंगे स्टेरिकली अलाउड होना। आई होप आपको स्टेरिकली अलाउड और स्टेरिकली फॉरबिडन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक्चुअल रामचंद्रन प्लॉट पे। ये है रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है, ये है रामचंद्रन प्लॉट। अब ये तो है रामचंद्रन प्लॉट, ये है, आप देख पा रहे हो कि यहां पे इस तरीके से ये जितने सारे आपको ये डॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये सारे जो है स्टेरिकली अलाउड हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं स्टेरिकली अलाउड है। अगर हम बात करें ये यहाँ पे एक पॉली एल एलेनिन है, फॉर एग्जांपल एल एलेनिन है, उसी का एक पॉलीमर बनाया गया है पॉली एल एलेनिन, उसके लिए मान लीजिए इस तरीके से ये वैल्यूज निकाले गए, ये वैल्यूज जो हैं कैरेक्टराइज किए गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए कैसे पता चला, ये वैल्यूज वगैरह पता कैसे चला, हाउ वर द वैल्यूज डिटरमाइंड। इसके लिए क्या था कि हर एक अमीनो एसिड के लिए हर एक जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई साई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू क्या है, ठीक है, साई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू क्या है, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट जो है इस तरीके से साई फाई दोनों के बीच में इस तरीके से दिया जाता है। कभी कभार देखिए एक तरीका हो सकता है कि आप फाई को रखें इधर, साई को रखें इधर, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप साई को रखें फाई को रखें, दोनों चीजें हो सकती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप जिसको चाहो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कभी अगर आप चाहो तो साई को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये आपके ऊपर है, आप ग्राफ को घुमा के भी देख सकते हो, इस ग्राफ को आप घुमा के भी देख सकते हो, और ये भी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, फाई को मान लीजिए फाई को मान लीजिए रख दिया गया, इसको पूरा रोटेट कर दिया गया, मान लीजिए इसको फ्लिप किया गया इस तरीके से, ठीक है, इसको फ्लिप किया गया, ये पूरा चीज ऐसे आया और फिर इसे इधर फ्लिप कर दिया गया, जिससे कि क्या हो गया, इसको रोटेट कर दिया गया, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि फाई और साई के बीच, मतलब इस तरीके से साई और फाई के बीच में दिया रहे, ठीक है। तो साई फाई दोनों के रिस्पेक्ट में ये दिया जा सकता है, ठीक है, राइट। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही फॉर्म में दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इधर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास साई है, यहाँ फाई है, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है मोस्ट एक्सेप्टेड रिप्रेजेंटेशन है, सारे बुक्स में आपको यही डायग्राम मिल रहा होगा। तो ये जो है पॉली एल एलेनिन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे पॉली एल एलेनिन का एग्जांपल, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इंडिविजुअली ये पता कैसे चला, इसको पता करने के लिए ऑब्वियसली हर एक अमीनो एसिड के लिए, हर एक अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किससे पता किया गया, किस टेक्निक से पता किया गया। देखिए ऑब्वियसली आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करोगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसके हर एक अमीनो एसिड के लिए कितना है साई और फाई वैल्यू, ठीक है, एक्सरे स्ट्रक्चर, हाई रेजोल्यूशन एक्सरे स्ट्रक्चर से इसको पता किया गया है, और इस तरीके से वैल्यूज को प्लॉट किया गया, और फिर ये एक ओवरऑल प्लॉट मिला, जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम जो एरियाज है वो खाली है, वो सारे जो हैं स्टेरिकली अनफेवरेबल जितने कॉन्फॉर्मेशंस है उसको शो करता है, ठीक है, साई और फाई के जितने स्टेरिकली अनफेवरेबल वैल्यूज है उसको शो करता है। अब यहाँ पे जहां पे ज्यादा डेंसिटी है वहां पे ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो मिल रहा होगा, अब इसको याद करने के लिए, इस प्लॉट को याद करने के लिए, और कहां पे क्या मिलता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक कार्टून बनाएंगे, ऐसा कार्टून जिससे कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे और रामचंद्रन प्लॉट आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। खैर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, यहां पे प्लॉट किसके किसके बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है साई, ये है फाई, ठीक है, ये है साई, ये है फाई। अब अगर मैं बात करूं यहां पे ये कुछ रीजन्स है, ध्यान से देखिएगा, ये इस रीजन में अगर हम बात करें, इस रीजन में बात करें तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पाई लिखा हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं इस रीजन में, इधर इस रीजन में, यहाँ पे ये है आपका बीटा प्लीटेड शीट, मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये
पैरेलल बनाया हुआ है, ये एंटी पैरेलल बनाया हुआ है, ये पैरेलल एंटी पैरेलल। यहां पे अगर हम देखें, यहां पे है आपका कोलेजन, कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स, यहां पे जो है अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड, यहां पे जो अल्फा हेलिक्स है वो है राइट हैंडेड। ठीक है, यहां पे अल्फा हेलिक्स है लेफ्ट हैंडेड, यहां पे है इस तरफ जो है ये है राइट हैंडेड। स्ट्रक्चर्स आपको ओवरऑल दिख रहा है, कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तीन तीन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंडेड है। किस तरीके से लेफ्ट हैंडेड वगैरह क्या होता है, हैंडेडनेस कैसे चेक करते हैं, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेशन में, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ये है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और ये है पाई हेलिक्स, जो कि एक क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए, बट ओवरऑल जो है प्लॉट इसी तरीके का है, इसी तरीके का प्लॉट है, यही है प्लॉट बेसिकली। और इसमें अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज को दिखाता है, इंपॉर्टेंट सारे वैल्यूज को दिखाता है। और ये जो आपको लाइंस यहाँ पे बीच में कॉन्टूर मैप जैसे आपको दिखते हैं ना, उसके जैसे जो ये आपको लाइंस बीच में से नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं ये बताता है कि इसके मतलब पर टर्न में, मान लीजिए कोई भी हेलिक्स है, इसके पर टर्न में कितने सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं। ठीक है, समझ आया। अगर आपके पास राइट हैंडेड हेलिसेस है, ध्यान से देखिए, जहां जहां राइट हैंडेड हेलिसेस है वैल्यूज जो है वो प्लस में है, जहां जहां लेफ्ट हैंडेड है वहां वहां वैल्यूज जो है वो माइनस में है, वैल्यूज जो है वो माइनस में है। कॉन्टूर के फॉर्म में इस चीज को, ये लाइंस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि मान लीजिए जो भी आपका, जो भी यहाँ पे हेलिक्स है, ठीक है, जो भी हेलिक्स है, माइनस वैल्यूज किसके लिए होंगे, लेफ्ट हैंडेड के लिए होंगे, और प्लस वैल्यूज जो होंगे वो किसके लिए होंगे, राइट हैंडेड के लिए होंगे। ये भी मैं लिख दूं, यहाँ पे जो माइनस वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे जो माइनस वैल्यूज हैं, ये माइनस वैल्यूज किसके लिए हैं, लेफ्ट हैंडेड के लिए, और अगर प्लस वैल्यूज हैं तो ये है राइट हैंडेड के लिए। ये जो आपको बीच में लाइंस नजर आ रहे हैं, इन लाइंस के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स इसी को दर्शाते हैं, ये नंबर्स इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड हेलिसेस है। और ये जो नंबर है, मतलब ऑब्वियसली ये सिंबल इसको बता रहा है, नंबर जो है, नंबर का मतलब है कितने कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर टर्न में प्रेजेंट है, हेलिक्स के पर टर्न में कितने सारे अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट है, इसको ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रामचंद्रन प्लॉट देख लिया, रामचंद्रन प्लॉट में कहां पे क्या मिलता है ये भी देख लिया। अब आते हैं इसके कार्टून पे, अब आते हैं इसे कैसे याद करेंगे, कैसे याद हमेशा के लिए रखेंगे, इस पे आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फंडा तो बड़ा ही सिंपल है, कुछ कुछ और बातें हैं। मान लीजिए यही रामचंद्रन प्लॉट अगर हम पूछ दे ग्लाइसिन के लिए, अगर यही चीज हम कंपेयर करें फॉर ग्लाइसिन, जैसे अगर मैं फटाफट इसका, ये हमने बना लिया एक प्लॉट, यहां पे ये है, ये है। ग्लाइसिन के केस में क्या होगा, अगर हम देखें ग्लाइसिन के केस में मैक्सिमम अलाउड पार्ट्स आपको मिलेंगे। क्यों 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 क्यों, वाई? अगर मैं ग्लाइसिन के लिए बात करूं, जस्ट अ मोमेंट, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए आपको यही जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिलेगा। दिस इज फॉर ग्लाइसिन, इतना सा पार्ट जो है ये आपको अलाउड रीजन में मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा ग्रुप हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन से छोटा साइड चेन हो ही नहीं सकता। और अगर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के अगर रेसिड्यूज है बहुत सारे, तो ऑब्वियसली यहां पे बहुत ज्यादा क्या मिलता है, कॉन्फॉर्मेशन का फ्रीडम इसके पास होता है, कॉन्फॉर्मेशनल फ्रीडम। रीजन इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है ये CO माइनस NH3 प्लस H एंड H होता है, इससे छोटा ग्रुप होता नहीं है जनरली। इसके बाद जितने सारे अमीनो एसिड्स हैं सबके पास इससे तो बल्कि ही ग्रुप्स है। और अगर हम बात करें यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्फॉर्मेशनल फ्रीडम, तो इसीलिए क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड।
मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड। अब अगर हम बात करें ग्लाइसिन के बाद, अगर हम बात करें मान लीजिए प्रोलीन के लिए क्या होगा। वेल, आपको स्ट्रक्चर पता है प्रोलीन का। प्रोलीन में ऐसे ही डिफॉल्ट बड़ा हिंड्रेंस है। प्रोलीन के लिए ऑलरेडी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप यहां पे देखें, इसके लिए आप बड़े आराम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके पास सबसे कम अलाउड रीजन होंगे, लीस्ट अलाउड रीजन। क्यों? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश करें रफली, तो इतना सा पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जो है, इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है, इस तरीके से इतना सा पार्ट जो है ये ऑक्यूपाई करेगा, इतना सा पार्ट ये ऑक्यूपाई करेगा प्रोलीन के केस में। ठीक है, प्रोलीन के केस में इतना सा ही पार्ट ये ऑक्यूपाई करेगा। ग्लाइसिन के केस में ऑब्वियसली जो पार्ट वो ऑक्यूपाई करेगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास कॉन्फॉर्मेशनल फ्रीडम है और इसके पास तो बड़ा ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसका खुद का बैकबोन, खुद का जो इसका स्ट्रक्चर है वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ये COO माइनस, ये H है, ये NH2 प्लस, इस तरीके से होता है प्रोलीन। प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है उसका बैकबोन जो है वही जो है, यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है, यहीं पे दिक्कत आ जाता है, और इसके वजह से ये सबसे लीस्ट अलाउड रीजन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आई होप आपको ग्लाइसिन और प्रोलीन का स्पेशल केस समझ में आ गया होगा, जनरल रामचंद्रन प्लॉट भी समझ में आ गया होगा। अब जनरल रामचंद्रन प्लॉट को कैसे कार्टून के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं ये हम देखेंगे। अब ये आ गया स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये जो है रामचंद्रन प्लॉट है, इसको हम थोड़ा सा मतलब रफ वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमने किया था, इसी को मैंने कोशिश किया है रिक्रिएट करने का बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम में जो आप ड्रॉ कर सको। अब इसके लिए हम एक कार्टून बनाएंगे और उस कार्टून से आपको हमेशा के लिए रामचंद्रन प्लॉट बनाना आ जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ सीखने वाले हैं। देखिएगा, यहां पे मैं बताऊंगा आपको कुछ छोटी छोटी चीजें। मैंने बोला देखिए, इसको कंपेयर करते हैं इस तरीके से, एक मान लीजिए एक इसी तरीके का एक केस है, हम इतना सा फ्रेम स्टडी कर रहे हैं, इतना सा फ्रेम स्टडी कर रहे हैं। ये जो पार्ट है, मैं बोलूंगा कि ये जो है किसी का पैर और किसी के जूते जैसा दिख रहा है। अरे हाँ, ये उसका अंदर में पैर है, ये उसका पैर है, ये धोती है, ये धोती में पॉकेट है, और ये पॉकेट से गिरा हुआ वॉलेट है। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंसान है। ठीक है, इस तरीके से एक इंसान, ऑब्वियसली इसकी लंबी लंबी मूछें हैं, और यहाँ पे ठीक है ये जो है सर पे पगड़ी बांधा हुआ है, और मान लीजिए ये जो इंसान है, ये चल चल के जा रहा है, ये चल चल के जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाओ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक, अब आप अच्छे से देख पाओ। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये जो इंसान है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से है, ये इसका एक हाथ है। ठीक है, और ये जो है इसका दूसरा हाथ है। ऑब्वियसली इस तरीके से हमने इसे कपड़ा पहना दिया। ठीक है, कपड़ा पहना दिया इसे। अब क्या है, ये जो इंसान है, आप ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से चल के जा रहा है, इस तरीके से चल के जा रहा है। ये इसका धोती है, ये इसका धोती है। देखिए ध्यान से, ये धोती वाला पार्ट यहाँ पे है, और ये इसका एक और पैर है, उसे भूल जाइए। ये जो पैर है, ये पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये पैर है, यहां ऐसा करके पैर निकला, और ये जो है ये पैर जूते के अंदर है। ये जूता यहां से शुरू हुआ और जूता ऐसे करके प्रेजेंट है, ये ऐसे करके जूता प्रेजेंट है। ऑब्वियसली पैर कहाँ है? जूते के अंदर। इसे हम कहेंगे पैर। अगर हम लिखना चाहते हैं पैर, PAIR, PAIR। आर मतलब क्या? एग्जैक्टली आर मतलब होता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, अल्फा आर लिखेंगे, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अब क्या है, जूते का नंबर कितना था वो यहां पे लिखा हुआ था, तो जूते का नंबर था 3। इसका मतलब क्या, ये एक्चुअली 310 हेलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये है 310 हेलिक्स, ये है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स।
अब और बातें करते हैं। मैंने बोला ये जो है ये इनका साहब का पॉकेट है, ये इनका पॉकेट है जो आपको ये वाला दिख रहा है। अब ये जो है ये इनका धोती है, ये इनका धोती है। इसमें इन्होंने वॉलेट रखा था लेकिन भाग रहे थे, ये भाग रहे थे, ये इनका कमर है, ये भाग रहे थे तो क्या हुआ, ऐसे 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 करके यहां जो है इनका वॉलेट गिर गया। यहां पे क्या गिर गया, वॉलेट। अब मैं वॉलेट लिखूंगा, ये है आपका वॉलेट। वॉलेट का मतलब ये एल है। एल मतलब क्या, हम कहेंगे एल मतलब हम लिखेंगे अल्फा एल। ये है आपका अल्फा एल, यानी ये है आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगेन वेरी वेरी सिंपल है ना, ये है आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब हमने कुछ और चीजों के बारे में बात की। मैंने बोला देखिए, अगर एंड यहां पे बीटा शीट है, बीटा को मैं बोलूंगा बेटा, इनके दो बेटे, एक बेटा जो बड़ा है वो थोड़ा उल्टा टाइप का है और जो छोटा है वो इस तरीके से। तो इसे हम कहेंगे बड़ा बेटा, यानी एंटी पैरेलल बीटा शीट, और यह है छोटा बेटा। तो बड़ा बेटा और छोटा बेटा इस तरीके से मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, ये है एंटी पैरेलल बीटा शीट, और ये जो है पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट और पैरेलल बीटा शीट। अब क्या है, यहां पे जो है यहां पे कॉलेज का आईडी कार्ड है, ये है सी फॉर कॉलेज। कॉलेज से आपको पता चलेगा ये है कोलेजन। यहां पे कॉलेज का आईडी कार्ड, यहां पे इस तरफ जो है, यहां पे बड़ा बेटा, यहां पे छोटा बेटा, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। ये है पैर, ये है शू, और इस चीज को हम यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस जगह के आसपास जो है 2 लिखा होता है, इस जगह के आसपास 2 लिखा होता है। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है 2.27 हेलिक्स को। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग हेलिसेस हम देखेंगे। 310 हेलिक्स क्या होता है, ठीक है, 2.27 हेलिक्स क्या होता है, ये सारे चीजें, जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। बट इतना आपको कंपल्सरीली पता होना चाहिए, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो एकदम बेस पे, एकदम सोल पे क्या है, सोल पे यहां पे क्या हुआ, पाई लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे पाई हेलिक्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जितने सारे पॉसिबल होते हैं, ये सारा मैंने इस रामचंद्रन प्लॉट में रिप्रेजेंट कर दिया। ये है हमारा फेमस कार्टून, जो कि मैंने ऐसे ही एक बार रामचंद्रन प्लॉट देखते टाइम मुझे लगा कि अरे यार, ये तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इस तरीके से एक इंसान है, उनका धोती है, धोती में एक पॉकेट है, पॉकेट में बड़ा बेटा, छोटा बेटा और कॉलेज का आईडी कार्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है 2 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ से वॉलेट गिर जा रहा है इनका, ठीक है, यहाँ से वॉलेट गिर जा रहा है। ये 3 नंबर का जूता है, ये जो है ये अल्फा राइट हैंडेड है, ये अल्फा लेफ्ट हैंडेड है, और यहाँ पे पाई हेलिक्स लगा हुआ है। ऑल द स्ट्रक्चर्स कहां कहां मिलते हैं ये रामचंद्रन प्लॉट में, ये हमने एक बार में अच्छे से देख लिया। अब हम थोड़ा वैल्यूज की बात करेंगे। वैल्यूज जो है यहाँ पे ऑब्वियसली ये वैल्यूज जो है वेल कैरेक्टराइज्ड है। आप अगर इनका लोकेशन एक्यूरेट ट्रेस करोगे तो भी आपको ये वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं ये सारे वैल्यूज आपको एक बार में, ये सारे वैल्यूज आपको दे देता हूं ताकि आपके पास हैंडी रहे, आप इसे थोड़ा सा ट्रिक बना के इसे थोड़ा सा याद रख सको। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, कुछ कुछ के लिए तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए और बाकियों के लिए आइडिया होना चाहिए यार कहां पे होगा, कौन सा किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, रामचंद्रन प्लॉट के किस क्वाड्रेंट में कौन मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली हम 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्वाड्रेंट्स इसको 1 2 3 4 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 बोला जाए। बहुत बार क्या है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, अपर राइट, ये क्या है अपर लेफ्ट, ये क्या है लोअर लेफ्ट, ये क्या है लोअर राइट। सिंपल, अपर राइट लोअर राइट,
इस तरीके से अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट, इस तरीके से क्वाड्रेंट्स को यहाँ पे बताया जाता है। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट्स है, एक एक क्वाड्रेंट से ये रामचंद्रन प्लॉट के, और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जल्दी से जितने सारे वैल्यूज होते हैं इसको हम देख लेते हैं। ये रहे वैल्यूज, ठीक है, ये हैं आपके वैल्यूज। और यहाँ पे अगर हम देखें अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के लिए, वैसे तो हमने सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का लोकेशन तो देख लिया, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जिसके लिए +47 डिग्री +57 डिग्री है। इसको अगर हम देखना चाहें ग्राफ में कहाँ पे प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। देखिए ये बड़ा ही ऑब्वियस है कि इस क्वाड्रेंट में साई भी पॉजिटिव होगा, फाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। अप्रोक्सीमेटली ये जो है 50-50 के आसपास मिलेगा, देख के पता चल रहा है। अब यहां पे आप जाओगे, वैल्यू जो है कंसिस्टेंट है, +47 डिग्री +57 डिग्री, बस यही तो है। यही तो ग्राफ के साथ, ग्राफ में ढूंढ ढूंढ के हमने ये वैल्यूज यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सबके लिए जितने सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं उन सबके लिए। जैसे अगर आपके पास बीटा शीट्स हैं, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट्स, अगर मैं प्रॉपर लिखूं, सबको देखेंगे, सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को अलग से देखेंगे। फिलहाल अभी इतना देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनके लिए क्या क्या साई और फाई के अलाउड वैल्यूज हैं डिग्रीज में ऑब्वियसली। तो यहां पे अगर हम देखें बीटा प्लीटेड शीट्स के लिए, तो यहां पे एक हो सकता है एंटी पैरेलल जो आपको यहां दिख रहा है, और एक हो सकता है पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए इट इज +135 डिग्री और -139 डिग्री, लगभग आसपास, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहीं अगर मैं बात करूं +113 डिग्री और इधर है -119 डिग्री, ये किसके लिए है? फॉर पैरेलल बीटा शीट्स, ठीक है। फिर आता है कोलेजन, कोलेजन के लिए क्या है? इट्स 153 डिग्री +153 और इधर -51। अगेन हम वैल्यूज जो है वही साई फाई के फॉर्म में ले रहे हैं, साई फाई जो मैंने तब याद कराया था वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स अगर आपके पास है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये -47 डिग्री, ये -57 डिग्री। अब वही चीज अगर लेफ्ट हैंडेड के लिए है तो जस्ट इस माइनस को आप प्लस बना दीजिए, यहां पे वही चीज हो जाएगा +47 डिग्री और यहां पे +57 डिग्री, ठीक है। दिस इज फॉर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगर मैं बात करूं राइट हैंडेड 310 हेलिक्स के बारे में, राइट हैंडेड 310 हेलिक्स, तो इसके लिए क्या होता है? -26 डिग्री होता है और -49 डिग्री होता है। अब आप देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर माइनस माइनस में दोनों ही वैल्यूज माइनस में है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये कहीं ना कहीं यहां जो है मिल रहा होगा आपको, ठीक है। ये 310 हेलिक्स, अच्छा 310 हेलिक्स है, देखिए आपको यहां मिल रहा है और आपको इसके केस में ये इस तरफ मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो, इस तरीके से आप एक्चुअली वैल्यूज को देख सकते हो, -26 -49, ठीक है। ऑल्दो एक्यूरेट एकदम शो नहीं किया गया इस डायग्राम में, ऑल्दो क्योंकि ये कार्टून टाइप का डायग्राम है, मैंने बनाया है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यूज प्लॉटेड नहीं है, बट हाँ आपको एक रफ अंदाजा तो मिल जाएगा। क्वाड्रेंट जो है वो गलत नहीं होगा इसमें से, ठीक है, क्वाड्रेंट एटलीस्ट गलत नहीं होगा। हाँ वैल्यूज में थोड़ा मोड़ा जो है इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, बिकॉज ये एकदम स्केल टू स्केल डायग्राम नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 2.27 रिबन की, 2.27 रिबन जो है इसके लिए +59 डिग्री -78 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें राइट हैंडेड पाई हेलिक्स की, तो राइट हैंडेड पाई हेलिक्स जो है ये भी आपको यहीं मिलता है, इसी के आसपास यहीं पे मिलता है। और अगर ये इसकी वैल्यू हम देखें तो ये है -70 डिग्री और -57 डिग्री। क्वाड्रेंट देख के आपको पता चल जाएगा इसके लिए दोनों का वैल्यू क्या रहेगा। इसको मैं यहाँ पे कहीं लिख ही देता हूं। इसके लिए जैसे मैं इस क्वाड्रेंट की ही बात करूं, ओवरऑल इस तरीके से क्वाड्रेंट्स की बात करूं, ये जो है अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये जो अपर राइट है इसके लिए वैल्यूज जो है, दोनों ही वैल्यूज जो है साई फाई दोनों के वैल्यूज, ऑब्वियसली अगर इस तरीके से आपका साई दिया हुआ है और इधर तरफ आपका फाई दिया हुआ है तो उस केस में ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। यहां पे अगर हम देखें, इस तरफ अगर हम देखें तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए ऑब्वियसली वैल्यूज को इस फॉर्म में लिखेंगे कि आपका एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये जो है इस तरफ माइनस है, माइनस कॉमा प्लस, ये है प्लस कॉमा माइनस और ये है माइनस कॉमा माइनस,
ठीक है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, सो सॉरी। हाँ जी, ये जो है ये -180 है, ये +180 है, तो ऑब्वियसली ये 0 है। इस पॉइंट पे इस पे दोनों माइनस है, इस पे दोनों माइनस है, और इस पे क्या है, प्लस कॉमा माइनस। इस पे प्लस कॉमा माइनस है, और ये वाले वैल्यूज आपको जनरली नहीं मिलेंगे। प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, माइनस प्लस यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, माइनस प्लस मिल रहा होगा। और अगेन ये जो वैल्यूज है, ये जो ऑर्डर मैंने बताया है, किस किसके लिए है, ये ऑर्डर जो है हम देख रहे हैं कि इस केस में अगर मैं बात करूं, ये साई और फाई के लिए यहाँ पे ऑर्डर है। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरफ, ये है, ये जिस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, दिस इज फाई और साई का ऑर्डर। ठीक है, फाई और साई का ऑर्डर। आप यही चीज साई और फाई के लिए भी लिख सकते हो, ये सेम चीज आप साई और फाई के लिए भी लिख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे अगर आप साई और फाई के लिए लिखो इस ऑर्डर में, साई एंड फाई, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। इस वाले केस में, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि साई का वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं, इसके लिए दोनों ही नेगेटिव है, और यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस है। तो ये माइनस कॉमा प्लस वाला केस, माइनस कॉमा प्लस वाला केस आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसीलिए तो ये खाली है, ये रीजन खाली है। इसका मतलब क्या, ये ऐसा कोई वैल्यू जहां पे साई का वैल्यू माइनस हो और इसका वैल्यू साई जो है माइनस हो और फाई प्लस हो, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये डिसअलाउड रीजन है। इस रीजन में आपको खाली, पूरा खाली खाली मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो डिसअलाउड रीजन में ये पाए ही नहीं जाएंगे ना। अगर डिसअलाउड रीजन में पाए जाते तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, राइट। तो यही बात है, सिंपल सा बात है कि ये सारे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनके लिए एक ट्रिक, हाँ ट्रिक बन जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बेटा गया कॉलेज, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे कॉलेज। ये है आपका बेटा गया कॉलेज, और कहां देखा, ये देखा लेफ्ट, ये देखा राइट लेफ्ट राइट, बहुत सिंपल, राइट लेफ्ट राइट, अल्फा अल्फा 3, ठीक है, अल्फा अल्फा 3, और उसके बाद है 2.27 राइट हैंडेड पाई हेलिक्स। इसको मैंने अलग रखा है क्योंकि ज्यादातर अगर क्वेश्चंस वगैरह आए भी तो इन पे आते हैं, ज्यादातर इन पे आते हैं। बट अगेन क्योंकि मैं सारे वैल्यूज आपको बता रहा था और कॉम्प्रिहेंसिव पूरा थ्योरी कवर कर रहा हूं, तो मैंने आपको 2.27 रिबन और राइट हैंडेड पाई हेलिक्स के लिए बता दिया। बट ओवरऑल इसके लिए इट इज बेटा गया कॉलेज, राइट देखा राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, एंड अल्फा अल्फा 3, ठीक है। और इस तरीके से वैल्यूज हम देख सकते हैं, 135 -139 आसपास का वैल्यू, +113 -119 आसपास का वैल्यू, +153 51, बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, 3 का डिफरेंस, ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन, -47 से -57, +47 से +57, ठीक है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगर आप देखें, इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है 1947 1857, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। -26 डिग्री -49 डिग्री, इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा रिलेशन नहीं है, बट ठीक है, इतना आपको याद हो सकता है। नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ एक रफ आइडिया होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, जिसके लिए हमारा ये कार्टून आपको पूरा का पूरा हेल्प कर देगा। आई होप दैट्स ऑल। थोड़ा सा लेंथी हो चुका है ये लेक्चर, बट हाँ ये लेक्चर जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको रामचंद्रन प्लॉट टफ लगता है, या फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, याद नहीं रहता। ये सारे बीमारियों का इलाज है ये लेक्चर। रामचंद्रन प्लॉट हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअली आप पूरा का पूरा पेप्टाइड बॉन्ड को अच्छे से समझ जाओगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वगैरह पे, स्ट्रक्चरल हायरार्की हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक जरूर आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी लेक्चर्स हमारे प्रीमियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ऐप पे जाके नोट्स सारे के सारे फ्री में एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।